हेलो डियर एस्पायरेंट्स, वेरी वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल इंग्लिश कैरेक्टर। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस डायरेक्टली। ओके, एमसीक्यू ऑन इंडियन राइटिंग इंग्लिश, यानी कि आपका वर्क दो इंग्लिश मैथ्स रिलेटेड जो लास्ट चैप्टर है, chapter number 20, which is very dynamic and you have to be serious about it because anything can be asked from this chapter, okay, which is very lengthy and we know that there are so many writers in India, है ना, who wrote in English, okay, तो कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। तो बिना देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, then do subscribe the channel because I'm really serious about your preparation and making every effort possible to bring out some new questions and which is probable to appear in your exam as well, okay। तो बिना देरी किए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो and hit the like button and whatever your queries, recommendations, whatever you want from me, write in the comment box so that I could get to know about your queries and recommendations। So बिना देरी किए लेट्स गिव इट स्टार्ट। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अपना पहला क्वेश्चन बनता है, हु इंट्रोड्यूस्ड इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंडिया थ्रू मकालेस मिनट। तो किसने प्रस्तावित किया था इंग्लिश को एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन तो आपको पता है, दिशा निर्देश है ना, इन इंडिया, भारत के अंदर, थ्रू मकालेस मिनट। तो अपन समझने की कोशिश करते हैं कि मकालेस मिनट है क्या। मकाले का फुल नेम है थॉमस बैबिंगटन मकाले, जिन्होंने एक पॉलिसी रिकमेंडेशन डॉक्यूमेंट लिखा था जिसका नाम है मिनट, ओके। उसके अंदर उन्होंने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को सुधारने यानी कि रिफॉर्म करने की बात लिखी थी। लेकिन इसको प्रस्तावित यानी कि इंट्रोड्यूस करने वाले कौन थे, उसमें से आपको आंसर देना है। देखो, राजा राम मोहन रॉय और रविन्द्रनाथ टैगोर। आपकी एलिमिनेशन इंटेलिजेंस ऐसी होनी चाहिए कि सबसे पहले आपको एलिमिनेट करना है कि कौन सा जो आंसर है ना, कौन सा जो ऑप्शन है वो गलत हो सकता है। उसके बाद आपको राइट वाले प्रोबेबल जो ऑप्शंस होते हैं उन पर टिक मार्क करना है, ठीक है, उनके बारे में आपको कंसिडरेशन करना है, ओके। तो ये दो ऑप्शंस तो आपके एलिमिनेट हो जाते हैं। फर्स्ट के ए और बी जो हैं वो आपके बच जाते हैं, दे आर लेफ्ट टू चूज वन ऑफ देम, ओके। तो लॉर्ड विलियम बैंटिंग और जेम्स अगस्टा हिकी। तो राइट आंसर आपके यहाँ बनता है लॉर्ड विलियम बैंटिंग इज द राइट आंसर, ओके। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, विच वॉज द फर्स्ट इंडियन नॉवल रिटन इन इंग्लिश। तो कौन सी वो इंडियन नॉवल थी जिसको पहली बार इंग्लिश में लिखा गया था। गीतांजलि, राजमोहन्स वाइफ, अनटचेबल, स्वामी एंड फ्रेंड्स। तो गीतांजलि आपको पता ही है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखी है। अनटचेबल जो है मुल्क राज आनंद, जिन्होंने अनटचेबल के ऊपर एक नॉवेल लिखी थी जिसका नाम है अनटचेबल, ठीक है। स्वामी एंड फ्रेंड्स आर.के. नारायण ने लिखी है। तो इसका राइट आंसर आपको बनता है राजमोहन्स वाइफ, ठीक है। राजमोहन्स वाइफ जो है पहली ऐसी इंडियन नॉवेल थी जिसको इंग्लिश में लिखा गया था, ओके। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। हु रेफर्ड टू बंकिम चंद्र चटर्जीज राजमोहन्स वाइफ एज अ डूड। तो किसने रेफर किया था, है ना, बंकिम चंद्र चटर्जी की एक नॉवेल आई थी राजमोहन्स वाइफ, है ना, उसमें एज अ डूड किसको रेफर किया गया, है ना, किसको रेफरिंग कर रहे हैं यहाँ पे, ना। तो ऑप्शन आपका सलमान रशीद, है ना, आर.के. नारायण, राजा राव, श्री अरबिंदो। तो राइट आंसर आपका है सलमान रशीद, जिसको डूड बोला गया था उनकी नॉवेल में, जो कि फर्स्ट इंडियन नॉवेल जिसको इंग्लिश में लिखा गया था, ओके, जैसा कि आपने अभी बात करी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं। द पीरियड फ्रॉम 1850 टू 1900 इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर इज टर्म्ड। तो जो पीरियड है ना, जो काल है 1850 से 1900 के बीच का, है ना, उसमें इंडियन इंग्लिश लिटरेचर को किस तरीके से टर्म यानी कि नाम दिया गया। नेशनलिस्ट फेज, इमिटेटिव फेज, असिमिलेटिव फेज, पोस्ट कॉलोनियल फेज। तो इसका राइट आंसर है इमिटेटिव फेज। इमिटेटिव फेज वो होता है, इमिटेशन का मतलब तो पता ही है, नकल करना। तो यहाँ पे इंडियन जो भी इंग्लिश राइटर्स थे वो ब्रिटिश राइटर्स और विक्टोरियन राइटर्स को कॉपी कर रहे थे, उनकी स्टाइल को कॉपी किया जाता है, उनकी राइटिंग स्टाइल, उनकी लिटरेचर स्टाइल, उनकी सिंबॉलिक स्टाइल, उन सबको कॉपी किया जाता है इंडियन राइटर्स के द्वारा, ओके। तो 1850 और 1900 के फेज को, इस पीरियड को इमिटेटिव फेज कहा जाता है, इसको टर्म दिया गया था, है ना, इमिटेटिव फेज, ओके। आपको याद रखना है एग्जाम पर्पज से। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर इज नॉट पार्ट ऑफ द बिग थ्री ऑफ इंडियन इंग्लिश फिक्शन। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन से जो यहाँ पे चार आपके ऑप्शन दे रखे हैं, तो कौन से जो एक राइटर है जिसको बिग थ्री में इंक्लूड नहीं किया गया था, है ना, जिनको बिग थ्री बोला जाता था इंडियन इंग्लिश फिक्शन में, ठीक है। तो मुल्क राज आनंद, आर.के. नारायण, राजा राव या रविन्द्रनाथ टैगोर जी, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो आपका राइट आंसर आपके यहाँ पे बनता है रविन्द्रनाथ टैगोर जी, ठीक है। इनको बिग थ्री में नहीं गिना गया था या इनको नहीं पहचाना गया इस बिग थ्री में, ठीक है, जिसमें इंडियन इंग्लिश फिक्शन के नाम से, है ना, ये काफ़ी मशहूर थे, ठीक है, जिनको बिग थ्री बोला जाता था। तो मुल्क राज आनंद, आर.के. नारायण और राजा राव, ठीक है, ये बिग थ्री जाने जाते थे, है ना, मशहूर थे उस टाइम ज़माने में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं।
रविन्द्रनाथ टैगोर वॉन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1934। तो आपको भी पता है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने एक नोबेल प्राइज जीता था लिटरेचर के लिए, है ना, 1913 में। तो किसके लिए जीता था, है ना, आपको पता है गीतांजलि, विच इज़ वेरी वेरी फेमस अक्रॉस द ग्लोब। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। विच नोवेल बाय मुल्कराज आनंद क्रिटिक्स द कास्ट सिस्टम थ्रू द प्रोटैगनिस्ट बखा, है ना। तो बखा जो है, बखा है ना, एक प्रोटैगनिस्ट यानी कि हीरो होता है, द मेन रोल ऑफ दिस नॉवेल, ठीक है। तो मुल्कराज आनंद ने क्रिटिक किया है कास्ट सिस्टम को, उनको आलोचना की है ना। तो आलोचना की है, एनालिसिस किया है ना, थ्रू सम क्वालिटीज क्वांटिटी एंड वॉट एवर वी से, ठीक है, इन द सोसाइटी के, जहाँ पे जो है समाज व्यवस्था के ऊपर उन्होंने एक आलोचना की थी मुल्कराज आनंद ने, ठीक है। तो कौन सी नॉवेल है उसका नाम बताना है। कूली अनटचेबल, द विलेज स्वॉर्ड एंड द सिकल। तो यहाँ पे आपका आंसर है अनटचेबल, जो कि विच इज़ वेरी वेरी अपेरेंटली, है ना, टू बी चूजन फ्रॉम आर इंटेलेक्चुअल माइंड, ठीक है। तो अनटचेबल ही होना चाहिए आंसर, तो अनटचेबल ही है इसका राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। आर.के. नारायण's फिक्शनल टाउन मालगुडी इज इंस्पायर्ड बाय। मालगुडी जो है बचपन में आप सभी ने दूरदर्शन पे ज़रूर देखी होगी, ये एक कहानी जो दर्शाई जाती थी दूरदर्शन पे, ठीक है। तो आर.के. नारायण की जो फिक्शनल टाउन मालगुडी है वो किससे इंस्पायर है। रूरल बंगाल, ठीक है, अ साउथ इंडियन टाउन, कॉलोनियल बॉम्बे, हिमालयन विलेजेस। तो इसका राइट आंसर है अ साउथ इंडियन टाउन, ठीक है, अ साउथ इंडियन टाउन विच इज इंस्पायर्ड टू बी यू नो टू बी नेम्ड एज मालगुडी इन द fictional वर्क ऑफ आर.के. नारायण। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। राजा राव कथापुरा यूजेस विच ट्रेडिशनल नरेटिव स्टाइल। तो राजा राव ने एक राइटिंग की थी जिस वर्क का नाम है कंथापुरा, है ना, सॉरी कंथापुरा नाम है ना, जिसमें कौन सी ट्रेडिशनल नरेटिव स्टाइल यूज़ की गई थी। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, पुराणिक फोक एपिक, गॉथिक फिक्शन या एपिस्टोलरी, है ना, एपिस्टोलरी फॉर्म, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे है पुराणिक फोक एपिक इज़ द राइट आंसर, जिन्होंने, है ना, यहाँ पे ट्रेडिशनल नरेटिव स्टाइल है जो राजा राव ने अपने वर्क कंथापुरा, है ना, कांथापुरा में यूज़ की थी। ओके, पुराणिक फोक एपिक। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। हु रोट मिडनाइट चिल्ड्रन, अ नॉवल ब्लेंडिंग मैजिक रियलिज्म विद पोस्ट कॉलोनियल थीम्स। तो किसने लिखी थी मिडनाइट चिल्ड्रन, जिसमें नॉवल के अंदर जो ब्लेंडिंग है मैजिक रियलिज्म विद द पोस्ट कॉलोनियल थीम्स। पोस्ट कॉलोनियल थीम्स यानी कि देश आज़ाद होने के बाद की जो थीम है ना, उसमें मिक्स थी, ठीक है। तो किसने लिखी थी, अमिताभ घोष, है ना, मिडनाइट चिल्ड्रन, है ना, सलमान रशीद, विक्रम सेठ, अरुणधति रॉय, ठीक है। तो इसका प्रोबेबल आंसर मुझे लगता है सलमान रशीद इज राइट आंसर, ठीक है। सलमान रशीद देखो राइट आंसर हो गया, मेरे को पता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। विच नोवेल बाय विक्रम सेठ एक्सप्लोर्स मैच मेकिंग इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। तो कौन सी नोवेल है जो विक्रम सेठ ने लिखी थी, है ना, उसमें एक्सप्लोरेशन होता है मैच मेकिंग का, यानी कि जोड़े ढूंढने का, लड़का लड़की को ढूंढ रहा है, लड़की लड़का को ढूंढ रहा है, ठीक है, यानी कि वो कपल बनना चाहते हैं, वो शादी करना चाहते हैं। इस तरीके की नोवेल जो है विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई थी इन पोस्ट इंडिपेंडेंस। पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी कि जो होता है आज़ादी के बाद की बात, है ना, आज़ादी के बाद जो है इंडिया के अंदर, है ना, उन्होंने एक नोवेल लिखी थी, उसका नाम बताना है, द गोल्डन गैट, द सुटेबल बॉय एंड इक्वल म्यूजिक, टू लिव्स। तो इसका राइट आंसर है द असुटेबल बॉय। आई थिंक मुझे लगता है कि नेटफ्लिक्स पे असुटेबल नाम की एक कोई सीरीज भी है जो इससे रिलेटेड ही है ना। I think you must go and check it out and search on the Netflix that is available, है ना, वर्ल्ड वाइड। सुटेबल बॉय नाम की कोई सीरीज़ है ना, तो देखना आप ज़रूर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। कमला मरकंडिया, है ना, कमला मरकंडियाज नेक्टर इन अ सीव फोकसेस ऑन। तो कमला मरकंडिया ने, है ना, एक नॉवेल लिखा था नेक्टर इन अ सीव, जो किस पे फोकस करता है, अर्बन मिडिल क्लास लाइफ, रूरल पॉवर्टी एंड फेमाइन, है ना, फेमिनिस्ट रिबेलियन या पॉलिटिकल सटायर। तो आपका राइट ऑप्शन है यहाँ पे रूरल पोइट्री, सॉरी पॉवर्टी है, सॉरी पोइट्री, रूरल पोइट्री कैसे हो सकता है, रूरल पॉवर्टी एंड फेमाइन। फेमाइन तो आपको पता ही है, भूखमरी, ठीक है। तो जो रूरल यानी कि गांव की जो गरीबी है और वहाँ पे जो भूखमरी है उसको लेकर फोकस किया जाता है नेक्टर इन द सीव नाम की नॉवेल के द्वारा, ठीक है, जो कि किसे लिखी है, कमला मरकंडिया ने, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं।
अनीता देसाई इज क्राई द पीकॉक एक्सप्लोर्स। तो अनीता देसाई ने एक वर्क किया था क्राई द पीकॉक, है ना, जिसमें किस चीज़ का एक्सप्लोर किया जा रहा है, पार्टीशन ट्रोमा, साइकोलॉजिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ वुमन, गांधीयन फिलोसफी या कॉलोनियल एजुकेशन। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बनता है साइकोलॉजिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ वुमन, ठीक है, इज द राइट आंसर, जो कि आपको एग्जाम पर्पज से याद रखना है ना, दैट हैज़ टू बी रिमेंबर्ड बाय यू, कीप इन योर माइंड टिल यू गेट सिलेक्टेड इन द एग्जाम, ओके। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, शोभा देव नॉवेल्स प्राइमरी डिपिक्ट। तो शोभा देव का एक जो शोभा देव ने एक नॉवेल लिखी थी, ठीक है, तो प्राइमरी किस चीज़ का वहाँ डिपिक्शन किया जा रहा है, प्रदर्शन यानी कि बताया जा रहा है कुछ, है ना, रूरल एग्रीरियन क्राइसिस, अर्बन इलाइट एंड देयर लाइफ स्टाइल्स, माइथोलॉजिकल रिटेलिंग्स, है ना, हिस्टोरिकल फ्रीडम स्ट्रगल्स। तो राइट आंसर आपका यहाँ बनता है अर्बन इलाइट एंड देयर लाइफ स्टाइल्स, द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। नयनतारा सहगल्स द डे इन शेडो डील्स विथ। तो यहाँ पे ऑप्शन है पोस्ट डिवोर्स स्ट्रगल ऑफ अ वुमन, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, ट्राइबल रिबेलियंस, एनवायरमेंटल इश्यूज, है ना। तो देखो यहाँ पे राइट आंसर आपको देखना है कि नयनतारा सहगल्स का ने एक वर्क लिखा था, एक वर्क राइटिंग की थी, द डे इन द शेडो डील्स विथ, है ना, एक नॉवेल लिखा था, ठीक है, द डे इन द शेडो, जो किससे डीलिंग कर रहा है, उसमें किस बात की बताया गया है ना। तो इसका राइट आंसर है पोस्ट डिवोर्स स्ट्रगल ऑफ अ वुमन, यानी कि तलाक के बाद किस तरीके से जो एक महिला है संघर्ष करती है ना, सोसाइटी के अंदर, उस पर डीलिंग्स बताई गई कि मतलब को किस तरीके से जद्दोजहद होती है एक महिला के साथ और किस तरीके से वो ज़िंदगी संघर्ष भरी जीती है ना। तो नयनतारा सहगल्स, है ना, नयनतारा सहगल्स ने एक नॉवेल लिखा था, है ना, यानी कि राइटिंग करी थी, है ना। तो उसका नाम भी याद रखना है कि वो जो राइटिंग है, राइटिंग वर्क है, उसका नाम क्या है, द डे इन शेडो, ओके। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ पढ़ते हैं। हु आर्ग्यूड दैट इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ इंडियंस, इंटेलेक्चुअल मैकअप बट नॉट देयर इमोशनल मैकअप। देखो किसने बहस आर्ग्यू किया था कि इंग्लिश जो है वो इंडियंस की लैंग्वेज है ना, इंडियंस की लैंग्वेज है, लेकिन इंटेलेक्चुअल मैकअप है सिर्फ, यानी कि इंटेलेक्चुअल आप बुद्धि की बातें कर सकते हो, लेकिन इमोशनल मैकअप नहीं है। इमोशनल मैकअप अपनी फीलिंग्स को जाहिर नहीं कर सकते, अपने इमोशंस को जाहिर नहीं कर सकते इंग्लिश में। ये किसने आर्ग्यू किया था, राजा रॉय, आर के नारायण, सलमान रशीद, सर अरबिंदो। तो इसका राइट आंसर है राजा राव, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। 17, विच वर्क इज एसोसिएटेड विद सर अरबिंदोज स्पिरिचुअल ह्यूमैनिज्म। तो कौन सा वर्क है जो एसोसिएट जोड़ा गया है सर अरबिंदो के स्पिरिचुअल ह्यूमैनिज्म से, है ना। सावित्री, द लाइफ डिवाइन, द सर्पेंट एंड द रोप, द गाइड। तो राइट आंसर इससे इसका है द लाइफ डिवाइन, ओके। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। द टर्म बाबू इंग्लिश रेफर्स टू। तो जो टर्म है बाबू इंग्लिश वो किसके लिए रेफर किया जाता है, क्लासिकल संस्कृताइज्ड इंग्लिश, द एंग्लिसाइज्ड इंडियन ब्यूरोक्रेटिक क्लास, द गांधीज प्रोज स्टाइल, पर्शियंस इन्फ्लुएंस्ड उर्दू इंग्लिश। तो इसका राइट आंसर है एंग्लिसाइज्ड इंडियन ब्यूरोक्रेटिक क्लास, सॉरी, है ना। तो एंग्लिसाइज्ड इंडियन ब्यूरोक्रेटिक क्लास जो है उसके लिए जो टर्म है बाबू इंग्लिश वो रेफर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। Which writer is known for using stream of consciousness in untouchables? तो कौन सा जो राइटर है ना, वो जाना जाता है फॉर यूजिंग स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इन उत्तराखंड, सॉरी इनटचेबल्स, है ना। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आते हैं। विच राइटर इज नॉन फॉर यूजिंग स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इन अनटचेबल्स, है ना। तो कौन सा राइटर है जो जाना जाता है फॉर यूजिंग स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इन अनटचेबल्स। तो आपको पता है कि अनटचेबल्स जो है किसने लिखी थी, मुल्क राज आनंद ने लिखी थी। तो बस राइटर का नाम याद है तो बस और क्या चाहिए, आंसर आपका बन गया मुल्क राज आनंद, ओके। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। द 1000 फेसेस ऑफ नाइट बाय गीता हरिहरन वॉन। तो द 1000 फेसेस ऑफ नाइट बाय गीता हरिहरन वॉन। तो इन्होंने कौन सा अवार्ड जीता था ये बताना आपको, बुकर प्राइज, कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज, नोबेल प्राइज, साहित्य अकेडमी अवार्ड। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे बनता है कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज इज द राइट आंसर, ओके। जो 1000 फेसेस ऑफ नाइट है गीता हरिहरन ने लिखी थी, ओके। उन्होंने एक अवार्ड भी जीता था जिसका नाम, जो प्राइज जीता था सॉरी, है ना, जिसका नाम है कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज, ओके। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। विच नोवेल बाय शशि देशपांडे वॉन द साहित्य अकेडमी अवार्ड। तो कौन सी नोवेल के लिए शशि देशपांडे ने साहित्य अकेडमी अवार्ड जीता था। द डार्क होल्ड्स नो टेरर, दैट लॉन्ग साइलेंस, रूट्स एंड शेडोज, अ मैटर ऑफ टाइम। तो राइट आंसर हमें आपका बनता है दैट लॉन्ग साइलेंस इज द राइट आंसर, है ना। जो शशि देशपांडे को साहित्य अकेडमी अवार्ड
मिला था इस नॉवेल के लिए, ओके, जिसका नाम है दैट लॉन्ग साइलेंस। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। द फेज मैथ्यू अर्नोल्ड इन अ सारी क्रिटिसाइज, है ना। तो द फ्रेज है ना, यानी कि फ्रेज एक है ना, कहावत है कि मैथ्यू अर्नोल्ड इन अ सारी, जो किसकी आलोचना करती, अर्ली इंडियन रोमांटिक पोइट्स, पोस्ट मॉडर्निस्ट राइटर्स, फेमिनिस्ट ऑथर्स, गांधीयन लिटरेचर्स। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बनता है अर्ली इंडियन रोमांटिक पोइट्स, जिसको क्रिटिसाइज यानी कि आलोचना करती है ना, जिसमें एक फ्रेज कहावत थी कि मैथ्यू अर्नोल्ड इन अ सारी, ओके। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। विच टर्म इज सेंट्रल टू पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश नॉवेल। तो कौन सी जो थीम है जो सेंट्रल है ना, केंद्रीय है ना, टू पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश नॉवेल। पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी कि आज़ादी के बाद की जो भारतीय इंग्लिश नॉवेल्स हैं, है ना, जो उसका केंद्र है ना। तो राइट आंसर आपको यहाँ बताना है मिडाइवल फोकलोर, पार्टीशन एंड डायस्पोरा, विक्टोरियन मोरालिटी, स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस यू हैव बीन गिवन 4 ऑप्शंस, यू हैव टू चूज 1। तो इसका राइट आंसर है आपका यहाँ पे पार्टीशन एंड डायस्पोरा। डायस्पोरा तो आपको पता ही है ना, यानी कि इंडिया का कोई इंसान अमेरिका जाने लग जाए तो उसके क्या बोलेंगे, इंडियन डायस्पोरा का आदमी है, ठीक है, भारतीय मूल का आदमी है, ठीक है, ऐसा बोला जाता है। जैसे कि सुंदर पिचाई, यस, सुंदर पिचाई कौन है, गूगल के सीईओ, यस, गूगल के सीईओ है ना। तो उनको क्या बोला जाता है, इंडियन डायस्पोरा के जो है पर्सन है, ठीक है, ओके। आगे सुनने क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज रिटन बाय विच इज वेरी वेरी फेमस अक्रॉस द ग्लोब, है ना। इन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया है इंडियन राइटिंग में, ठीक है, इन इंग्लिश, ओके। तो अरुंधति रॉय, अनीता नैयर, जंपा लहरी, कमला दास। तो इसका राइट आंसर है अरुंधति रॉय, विच इज़ वेरी फेमस अक्रॉस द ग्लोब, है ना, जो बहुत ही शानदार नॉवेल्स लेके आती है ना, और दिल्ली में रहती है, अभी भी जिंदा है, ओके। तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स एक नॉवेल लिखी थी उन्होंने, है ना, काफ़ी फेमस है अरुंधति रॉय, ओके। तो अरुंधति इज द राइट आंसर। इस तरीके से आपके 25th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट जो बचा है, कमला दास समर इन कलकत्ता इज अ कलेक्शन ऑफ। तो कमला दास ने बहुत सारी जो है अपने वर्क किए थे, जिनमें से समर इन कलकत्ता, है ना, लिखा था उन्होंने। तो कौन से कलेक्शन में आता है, शॉर्ट स्टोरीज, पोएम्स, एसेज एंड प्लेज। तो ये पोएम्स है ना, तो उन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी थी, कविताएं लिखी थी, है ना। उस कविताओं में, है ना, एक कलेक्शन, उनका एक जो कलेक्शन है ना, क्या नाम है उसका, समर इन कलकत्ता, ठीक है। तो ये किस पोएम्स था कि ऐसे था, प्लेस था, शॉर्ट स्टोरी। तो राइट आंसर पोएम्स है, ठीक है। आपको याद रखना है कि ये पोएम्स थी कि शॉर्ट स्टोरी, ऐसे, प्लेस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, in terms of your preparation of your examination, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमिनिस्ट राइटर फोकसिंग ऑन ट्राइबल एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। तो कौन सी जो राइटर हैं, जो फेमिनिस्ट राइटर है ना, जो विमेन एम्पावरमेंट की बात करती है, जो किस पे फोकस करते हुए, ट्राइबल एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि जो जनजाति है उनका शोषण होता है, उसको लेकर उन्होंने कुछ राइटिंग्स की है, ठीक है। तो वो राइटर का नाम बताना आपको यहाँ पे। महाश्वेता देवी, है ना, अनीता देसाई, शोभा दे, नयनतारा सहगल, ठीक है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे महाश्वेता देवी, ठीक है, इज द राइट आंसर। महाश्वेता, है ना, महाश्वेता, ओके। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ता है। अ हैंडफुल ऑफ राइस बाय कमला मार्कंडियाज क्रिटिक्स, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आलोचना की जा रही है कि हैंडफुल ऑफ राइस बाय, है ना। तो हैंडफुल ऑफ राइस काइंड ऑफ अ वर्क विच इज़ डन बाय कमला मार्कंडियाज, ठीक है, उन्होंने क्रिटिक्स किया है यहाँ पे, ठीक है। तो राइट आंसर आपको बताना है यहाँ पे। अर्बनाइजेशन इन मुंबई, प्लीजेंट एक्सप्लोटेशन, कॉलोनियल एजुकेशन, कास्ट वायलेंस, है ना। तो यहाँ पे किसकी आलोचना करते हुए उन्होंने ये वर्क किया है, हैंडफुल ऑफ राइस, है ना। यहाँ पे राइट आंसर है प्लीजेंट एक्सप्लोटेशन, है ना। पीजेंट एक्सप्लोटेशन, पीजेंट का मतलब आपको पता है ये किसान होता है, ठीक है, फार्मर। अगर आपने 9th की बुक पढ़ी है तो बुक पढ़ी है, और उसमें भी अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि इकोनॉमिक्स, है ना, इकोनॉमिक्स में एक पालमपुर नाम का एक गांव आता है, उसमें पीजेंट्स नाम वर्ड बहुत जिक्र है ना। तो उसमें पीजेंट यानी कि किसान, ठीक है। तो पीजेंट का जो शोषण हो, यानी कि किसान का जो शोषण होता है ना, इनकी नॉवेल में, यानी कि अ हैंडफुल ऑफ राइस, इसमें कमला मार्कंडिया ने आलोचना की है ना, किसकी, कि किस तरीके से शोषण किया जा रहा है किसानों का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। द टर्म न्यू वुमन इन शोभादेज नॉवेल रेफर्स टू। तो जो एक टर्म दिया गया है न्यू वुमन शोभादेव की नॉवेल के अंदर, तो वो किसको रेफर करता है? ट्रेडिशनल होम मेकर्स, सेक्सुअली लिबरेटेड असर्टिव वुमेन, रिलीजियस एसेटिक्स, है ना, और कॉलोनियल एरा रिफॉर्मर्स। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सेक्सुअली लिबरेटेड असर्टिव वुमेन, ओके, इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। विच नोवेल बाय अनीता नेयर रिवॉल्व्स अराउंड 6 वीमेंस इन अ ट्रेन कंपार्टमेंट्स। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखो, कौन सी नोवेल जो अनीता नेयर ने लिखी है जो 6 वीमेन है ना के इर्द गिर्द घूमती है इन अ ट्रेन कंपार्टमेंट। लेडीज कॉप है ना, द बैडर मैन, मिस्ट्रेस, लेसन्स इन फॉरगेटिंग। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बनता है जो कि आपके अनीता नेयर ने एक नॉवेल लिखी थी, उसका नाम है लेडीज कॉप, ठीक है, जो कि 6 वीमेन जो है ट्रेन के अंदर हैं, उसके उसी को लेकर उन्होंने एक नॉवेल लिखी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। मनुस्मृति इज क्रिटिसाइज फॉर। तो मनुस्मृति की आलोचना की जाती है किसके लिए? प्रोमोटिंग जेंडर इक्वालिटी। देखो जेंडर इक्वालिटी तो बिल्कुल भी नहीं, मनुस्मृति में बिल्कुल भी जेंडर इक्वालिटी की बात नहीं कही गई है। एडवोकेटिंग वीमेंस इंडिपेंडेंस, बिल्कुल भी नहीं, वीमेन इंडिपेंडेंस तो चाहते ही नहीं है मनुस्मृति में, ठीक है। रेस्ट्रिक्टिंग वीमेंस ऑटोनॉमी, एंकरेजिंग ट्राइबल राइट्स। तो राइट आंसर आपका है रेस्ट्रिक्टिंग वीमेंस ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी क्या होती है ये भी आपको जानने की जरूरत है। ऑटोनॉमी क्या होता है कि आप खुद से डिसीजन ले सको, है ना, सेल्फ डिसीजन ले सको, उसको बोलते हैं ऑटोनॉमी, ठीक है। तो यहाँ पे मनुस्मृति जो है वो उसकी आलोचना की जाती है मनुस्मृति की, है ना। एक इस काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट है ये, है ना, मनुस्मृति एक डॉक्यूमेंट है जिसको मनु ने लिखा था, ठीक है। और इसमें महिलाओं की आज़ादी को ऊपर रेस्ट्रिक्शंस, यानी कि आपको पता है रेस्ट्रिक्शन क्या होता है, तो इसको लेकर उन्होंने उनकी आज़ादी मतलब बिल्कुल भी छीन ली गई है इस डॉक्यूमेंट के अंदर। उन्होंने बिल्कुल भी महिलाओं को कोई भी आज़ादी देने की बात नहीं की गई है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ओके, जो कि आपको याद रखने की जरूरत है फॉर एग्जाम पर्पस। इस तरीके से आपके सारे के सारे एमसीक्यूज कवर हो जाते हैं दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो आप वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।